बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है वो कर रहे होंगे और उस प्रिपरेशन के लिए एक अहम टॉपिक जो है वो आपके साथ शेयर करने लगा हूं। टॉपिक का नाम है कॉशी एलर इक्वेशन। यानी कि आज हमने ये इक्वेशन पढ़नी है और इसका कंसेप्ट मुकम्मल तौर पे समझना है। तो कॉशी एलर इक्वेशन या इसे कॉची एलर इक्वेशंस भी कहते हैं। अब आपकी जैसे जैसे आप इसे प्रोनाउंस करें तो ये हो जाएगा, आप उसी के मुताबिक कर लें। अब ये होती क्या है? पहली चीज़ तो ये है कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसकी जो जनरल फॉर्म है वो कुछ इस तरह से होती है कि यहाँ पर ए एन होता है, एक्स की पावर एन, फिर वही डेरिवेटिव होता है यानी कि nth डेरिवेटिव इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद यहाँ एक कोफिशेंट होगा ए एन माइनस वन, कोई नंबर होगा एक्स की पावर एन माइनस वन और डी एन माइनस वन, और नीचे क्या होगा, डेरिवेटिव डी एक्स एन माइनस वन के लिहाज से होगा। ये इक्वेशन इस तरह से सो ऑन इसके डेरिवेटिव्स आते जाएंगे, साथ में एक्स की पावर्स आती जाएगी और कुछ कांस्टेंट नंबर्स भी साथ में आते जाएंगे। और आखिर में जाके ये इक्वेशन एंड किस तरह से होगी कि अगर यहाँ पर ए वन एक्स आ जाए तो इसका पहला डेरिवेटिव लग रहा होगा, और स्टूडेंट इसी तरह से जब इसका डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा तो ये साथ में जो वेरिएबल है ये भी ख़त्म हो जाएगा और आपके पास सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट नंबर जो है वो y के साथ लगेगा। और ये किसके इक्वल होगा? किसी भी फंक्शन जी एफ एक्स के बराबर हो सकता है, यानी कि वेरिएबल कोई भी, यानी कि जिस तरह से फंक्शन ऑफ एक्स के हिसाब से हो सकता है ये। तो इस तरह की इक्वेशन को हम बोलेंगे कि ये हमारी कॉशी एलर इक्वेशन है। अच्छा, अब स्टूडेंट इसमें दो तीन बातें जो मैंने यहाँ पे आपके सामने इसमें लिखी हैं बुलेट्स बनाकर, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली चीज़ जो कि यहाँ पर ए एन है, ए एन माइनस वन होगा, ज़ाहिर है कहीं पर ए वन होगा, कहीं पर क्या होगा, ए नॉट होगा। तो स्टूडेंट ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे। तो स्टूडेंट ये देखें, ये मैंने लिख भी दिया है पॉइंट्स कि अगर आपके पास ये जो ए वन ए एन है, ए एन माइनस वन है, ए वन ए नॉट, ये जितने भी यहाँ पर नंबर आएंगे वो सारे सारे क्या होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे। अच्छा, अब स्टूडेंट ये आपको पता है कि जो कोफिशेंट होता है, अगर मैं किसी भी डेरिवेटिव का कोफिशेंट लूँ तो स्टूडेंट कोफिशेंट जो है, अगर मैं इस एन डेरिवेटिव का कोफिशेंट लूँ तो कोफिशेंट ये पूरा का पूरा कोफिशेंट काउंट होगा। इसी तरह से स्टूडेंट ये वाला पूरा का पूरा कोफिशेंट काउंट होगा और ये वाला भी क्या होगा, पूरा कोफिशेंट काउंट होगा। तो स्टूडेंट याद रखें कि जो इसका कोफिशेंट है ना, वो इसमें वेरिएबल भी आ रहा है। यहाँ पे कांस्टेंट नंबर नहीं आ रहा, सिर्फ साथ में कौन आ रहा है, वेरिएबल भी आ रहा है। तो हमने ये पॉइंट भी एक मेंशन कर देना है कि जो हमारे कोफिशेंट्स होंगे वो हमारे कौन से होंगे, वेरिएबल्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि आपने जनरल फॉर्म में देखा है कि अगर इधर मैं n इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इधर भी n आ रहा है, अगर इधर मैं n माइनस वन वाला डेरिवेटिव इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इधर भी n माइनस वन वाला आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि जी यहाँ जो x की पावर होगी, एक्स की पावर एन होगी, जो उसका nth डेरिवेटिव होगा, एक्स की पावर एन माइनस वन होगी, उसका जो डेरिवेटिव होगा, यानी कि जो जिस तरह का डेरिवेटिव यूज़ हो रहा होगा उतने ही वेरिएबल के ऊपर पावर आ रही होगी। अगर यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव चल रहा होगा तो सेकंड पावर आ रही होगी, अगर थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव चल रहा होगा तो थर्ड ऑर्डर, यानी कि तीसरी जो है थर्ड पावर जो है वो एक्स के ऊपर आ रही होगी। तो स्टूडेंट इसी तरह से हम इसको एग्जाम्पल्स में भी वेरीफाई करेंगे, आप इसको देखिएगा। नाउ इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब इसका हम सोल्यूशन करते हैं तो इसका सोल्यूशन करने के लिए स्टूडेंट हमने एक चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि इसका जनरल सोल्यूशन तब होगा जब आप पुट करेंगे y इक्वल टू एक्स की पावर, क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, m पुट करेंगे। तो ये सोल्यूशन करने के लिए आपको ये इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, इसको आपने याद रखना है। स्टूडेंट आपको याद होगा कि एक हमने क्लास में भी जो इस तरह की इक्वेशन पढ़ी थी सेकेंड ऑर्डर, और उसमें मैंने आपको कुछ रूट्स पढ़ाए थे कि जी रियल रूट होगा, रिपीटेड रूट होगा, कॉम्प्लेक्स रूट होगा, तो उसमें क्या क्या करना है आपने। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन उस इक्वेशन से किस तरह से डिफरेंट है आप देखिएगा अपने नोट्स के अंदर। वहाँ पर जो कोफिशेंट्स थे ना वो सारे के सारे कांस्टेंट नंबर में आ रहे थे, यहाँ जो कोफिशेंट्स आएंगे ना वो वेरिएबल फॉर्म में आएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो कोफिशिएंट बनेगा ना हमारा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा वेरिएबल फॉर्म में आएगा। अगर वेरिएबल फॉर्म में आएगा तो आपने y को पुट करना है x की पावर n के बराबर पुट करना है। अब स्टूडेंट इसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं कि इस इक्वेशन में मज़ीद हमने आगे क्या सीखना है। चलिए स्टूडेंट, तो इसके लिए अगेन मैंने एक और हम जो है जो आपके पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने एन की ऊपर बात कर ली कि nth ऑर्डर है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में कौन सी आएगी और आपने एग्ज़ाम के लिहाज से किसको प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट आपने प्रिपेयर करना है सेकेंड ऑर्डर वाली इक्वेशन को,
जो सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन होगी, यानी कि इसमें डेरिवेटिव सेकेंड लगा होगा, और वो कॉशी एलर इक्वेशन होगी, लेकिन ये होगी कौन सी, होमोजीनियस होगी। यानी कि आप स्टूडेंट इसको इस तरह से पढ़िएगा, सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस कॉशी एलर इक्वेशन। तो स्टूडेंट अगर ये सेकेंड ऑर्डर है तो सेकेंड ऑर्डर का मतलब ये होगा कि इसमें डेरिवेटिव भी सेकेंड लगेगा ना, यानी कि d2y/dx2 लगेगा। और स्टूडेंट याद रखें, मैंने क्या कहा था कि जो आपने डेरिवेटिव लिया हुआ है जितने ऑर्डर का, उतनी ही पावर आएगी। अब यहाँ पर अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर लिया हुआ है तो पावर एक्स ही कितनी आएगी, 1 आएगी। और अगर आपने डेरिवेटिव नहीं लिया तो इसका मतलब ये है कि कोई पावर भी नहीं आएगी। और स्टूडेंट इसको हम फिर लिख किस तरह से सकते हैं, अगर आपके पास यानी कि जब इक्वेशन आपके एग्जाम में आएगी तो कुछ इस तरह से लिखी होगी कि या तो वो डेरिवेटिव्स लिखे होंगे, या तो स्टूडेंट आपके पास क्या लिखा होगा कि उस प्राइम की फॉर्म में लिखा होगा। डबल प्राइम का मतलब आपको पता है कि सेकंड डेरिवेटिव इस्तेमाल करना है, सिंगल प्राइम का मतलब है अपने फर्स्ट डेरिवेटिव इस्तेमाल करना है, और वाई का मतलब एक वाई वेरिएबल इस्तेमाल करना है। अब स्टूडेंट ज़रा थोड़ी सी सोल्यूशन के ऊपर बात कर लेते हैं कि सोल्यूशन में हमने क्या क्या करना है। स्टूडेंट हमें इक्वेशन मिलेगी और इक्वेशन में हमने देखना है कि उसमें y भी मौजूद होगा, पहला डेरिवेटिव भी मौजूद होगा, दूसरा डेरिवेटिव भी इसके अंदर मौजूद होगा। तो स्टूडेंट आपको मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, मैंने ये कहा था कि आपने y इक्वल टू क्या पुट करना है, x की पावर m पुट करनी है। स्टूडेंट डेरिवेटिव का बेसिक रूल क्या है, अगर मैं इस y का डेरिवेटिव ले लूँ तो ये m पावर शुरू में आ जाएगी और x की पावर m-1 हो जाएगी। और इस तरह से स्टूडेंट अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लूँ तो फिर क्या होगा, ये m तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना मेरे पास, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, m-1 को शुरू में ले आऊँगा और फिर इसमें से एक पावर मज़ीद जब कम करूँगा तो वो क्या हो जाएगी, m-2 हो जाएगी। अगर आप सेकेंड ऑर्डर के बाद थर्ड ऑर्डर या फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन भी सॉल्व करते तो स्टूडेंट आपको यही काम करना पड़ता। थर्ड डेरिवेटिव के लिए फिर ये इसकी m-3 हो जाती है और ये सारे साथ में फैक्टर्स जो हैं वो सारे के सारे इस तरह से आते रहते। तो स्टूडेंट ये आपने याद रखना है कि सोल्यूशन करते वक्त x की पावर m आपने y के बराबर पुट करनी है और फिर उसमें देखना है इक्वेशन में कितने डेरिवेटिव्स मौजूद हैं, वो डेरिवेटिव आपने कर लेने हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं सोल्यूशन की कि सोल्यूशन किस तरह का होगा हमारे पास। तो स्टूडेंट सोल्यूशन के लिए आपके पास जो है वो टोटल 3 तरह के केसेस हैं। जो मैंने आपको कांस्टेंट वाला पढ़ाया था तो कांस्टेंट वाला भी देख लीजिए, और ये मैं आपको अभी कौन सा पढ़ाने लगा हूँ जो वेरिएबल कोफिशिएंट है, जिसे हम कॉशी एलर इक्वेशन कह रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आपने सॉल्यूशन करनी होगी, वैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होगी, वो मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा अभी सवाल के अंदर, लेकिन उससे पहले ये ज़रा पॉइंट्स नोट कर लें कि अगर आपके पास डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं तो आपने इक्वेशन कैसे बनानी है, y = c1 x की पावर m1 c2 x की पावर m2। ठीक है स्टूडेंट, याद रखना है इसको। अच्छा, इसके बाद अगर स्टूडेंट रिपीटेड रूट आ जाते हैं, रिपीटेड रूट का मतलब है कि दोनों ही m1 है, दोनों सेम वैल्यूज़ आ गई हैं, तो स्टूडेंट उस सूरत में आप क्या करेंगे, उस सूरत में स्टूडेंट आपने ये करना है कि y = c1 x की पावर m1 और c2 x की पावर m1 साथ में क्या लगा देना है, ln x लगा देना है। स्टूडेंट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर इसमें से आप कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर m1 हो जाएगी और ये c1 बाकी रह जाएगा यहाँ से पहली टर्म से, और c2 जो होगा वो सेकंड टर्म से रह जाएगा। स्टूडेंट m1 और m1 इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये दोनों ये सेम होंगे, आप इसको सिंपल m भी कह सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद इसका तीसरा केस होगा, वो होता है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट। अगर आपका रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स रूट आ जाता है तो फिर आपने क्या करना है, तो स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स रूट के लिए क्या करेंगे आप, वो इस तरह की फॉर्म में होगा ना कि अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा आयोटा की फॉर्म में होगा। तो आपने क्या करना है कि इसका जब आप सोल्यूशन लिखेंगे तो y = x की पावर जो अल्फ़ा है, यानी कि इसका जो रियल पार्ट होगा ना वो आप लिख देंगे, ये इसका रियल पार्ट आ जाएगा। और स्टूडेंट फिर यहाँ पर क्या करेंगे, c1 cos ln x लिखेंगे, लेकिन इसमें कौन सा पार्ट लगाएंगे, इमेजिनरी पार्ट लगाएंगे, दैट इज़ बीटा लगाएंगे। और इसी तरह से स्टूडेंट ये c2 आ जाएगा साइन बीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ln x आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो बीटा आ रहा है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, और जो अल्फ़ा आ रहा है इसका रियल पार्ट है। अल्फ़ा आपने x की पावर पे लगाना है और बीटा आपने साइन और कॉस के फंक्शन के अंदर उसको पुट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये इसके 3 हमारे सोल्यूशन डिस्कस हो गए। अब हम 1 बाय 1 कुछ एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, जिसमें हम देखते हैं कि रियल रूट कहाँ आ रहा है, रिपीटेड रूट कहाँ आ रहा है, कॉन्जुगेट रूट कहाँ आ रहा है, इसको हम देखते हैं और कुछ क्वेश्चन फिर आपके लिए भी देंगे इसको। स्टूडेंट्स अब हम एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, और ये इक्वेशन हमारी कॉशी एलर इक्वेशन है और इसको हम सॉल्व करेंगे। और इसका पूरा मेथड देखिएगा कि किस तरह से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसी मेथड को आपने हर क्वेश्चन पे यूज़ करना है।
तो इसको अगर देखें तो इसके जो कोफिशिएंट्स हैं डेरिवेटिव के वो वेरिएबल कोफिशिएंट हैं। तो ये एक पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है कि ये कौन सी इक्वेशन है, कॉशी ऑयलर इक्वेशन है। क्योंकि ये भी कहा जा सकता है कि सॉल्व द इक्वेशन, या फिर बाय नेम भी इसको कहा जा सकता है, पेपर में पूछा जा सकता है। और स्टूडेंट ये जीरो आने का मतलब क्या होता है कि अगर जब इक्वल टू जीरो होता है तो ये कौन सी इक्वेशन होती है, होमोजेनियस इक्वेशन होती है। तो चलें ये स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन हो गई है कि यहाँ कांस्टेंट नहीं है बल्कि यहाँ पर क्या है, वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये कॉशी ऑयलर इक्वेशन है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें आपने सबसे पहले लेट कर लेना है कि y जो है वो इक्वल है x की पावर m के। और स्टूडेंट इसी तरह से अगर मैं इसका पहला डेरिवेटिव ले लूँ dy/dx, तो वो स्टूडेंट किसके बराबर आ जाएगा, m पहले आएगा और x की पावर जो है m-1 हो जाएगी। और इसी तरह से स्टूडेंट अगर मैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव ले लूँ, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ d2y/dx2, तो ये स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव लीजिएगा तो क्या होगा, m, फिर क्या आएगा m-1 और फिर x की पावर जो है वो m-2 हो जाएगी। तो स्टूडेंट इसको आपने जो इक्वेशन गिवन है इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है, और इसके अंदर आपने सेकंड डेरिवेटिव, पहले देखें सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है, उसकी जगह पर आपने इसको इस वैल्यू को पुट कर देना है। उसके बाद माइनस का 2x आ रहा है, फिर उसके बाद आपने किसको पुट कर देना है, x की पावर m को पुट कर देना है फर्स्ट डेरिवेटिव में, और y की जगह पर x की पावर m को पुट कर देना है। तो स्टूडेंट ये पहले ही सारी चीज़ें जो है ना इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम इम्प्लाइज करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन नंबर 1 में देखते हैं कि ये किस तरह से आ रहा है। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ था x², उसके साथ स्टूडेंट सेकंड डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव में हमने क्या लिखना है, यहाँ पे हमने लिखना है m, और फिर क्या लिखना है हमने m-1, और x की जो पावर है वो आ जाएगी m-2। इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 2x, और यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह पर हमने क्या लिखना है, m, फिर x की पावर जो है वो m-1 हो जाएगा। और इसी तरह से स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस का 4y की जगह पर हमने क्या लिखना है, x की पावर m लिखना है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। अब स्टूडेंट याद रखें कि जब ये दोनों, क्योंकि आपने x की स्क्वायर को ना मल्टीप्लाई कराना है पूरी ब्रैकेट से, तो जब ये पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ये स्टूडेंट क्या आंसर आएगा, पहले m आएगा, फिर क्या आ जाएगा m-1 आ जाएगा। फिर स्टूडेंट अब ये देखें कि ये x की पावर जो स्क्वायर है, जब x की पावर -m-2 से मल्टीप्लाई होगी तो बेसिस में पावर ऐड होने की वजह से इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन बच जाएगा, x की पावर m बच जाएगी। ये पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2 कट हो जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जब x और x की पावर m-1 आपस में कंबाइन होंगे तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आएगा, जस्ट 2m आएगा, और x की पावर जो है वो आपके पास कितनी बन जाएगी, m बन जाएगी। और इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4x की पावर कितनी आ जाएगी, m, और ये किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। अब स्टूडेंट पूरी इक्वेशन में जो भी आप सॉल्व करेंगे उसमें x की पावर m जो है वो कॉमन आ रहा होगा। तो स्टूडेंट मैं x की पावर m को मैं कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं कॉमन लूँगा तो मेरे पास इक्वेशन क्या बचेगी, m के साथ m-1 पहली टर्म में से बच जाएगा, माइनस का 2m दूसरी टर्म में से बच जाएगा, माइनस का 4 ये तीसरी टर्म में से बन जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब स्टूडेंट जब भी दो क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उसका आंसर अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है इन दोनों में से कोई एक 0 है। लेकिन वेरिएबल को तो हम देखें ना कि वेरिएबल हमारा x की पावर m जो है ये तो 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है फिर 0 कौन होगा, फिर स्टूडेंट 0 ये होगा कि जो हमने लिखा है ना m-1, फिर स्टूडेंट इसके साथ क्या लिखा हुआ है 2m माइनस का, और फिर स्टूडेंट इसमें क्या लिखा हुआ है माइनस का 4, और ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। और स्टूडेंट ये हमारी, अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये m² हो जाएगा, ये माइनस का m हो जाएगा, ये माइनस का 2m ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये माइनस का 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसके बाद अगर इसको मज़ीद मैं हल करूँ तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन जाएगी, m² माइनस का 3m माइनस का 4, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे, आप फैक्टर बना लीजिए इसके। जब आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये m² हो जाएगा, माइनस का 4m हो जाएगा, प्लस का m हो जाएगा, और उसके बाद स्टूडेंट माइनस का 4 हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। अब यहाँ से आप m कॉमन ले लें तो ये m-4 हो जाएगा, यहाँ से स्टूडेंट 1 कॉमन ले लें तो ये m-4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। अब यहाँ से आप फैक्टर्स बना सकते हैं, m-4 एक ये फैक्टर बन जाएगा आपके पास, एक m+1 बन जाएगा। अब स्टूडेंट मुझे बताइए कि यहाँ से
अगर मैं वैल्यूज़ निकालूंगा तो एक तो मुझे m की वैल्यू मिल जाएगी 0, यानी कि इक्वल टू 0 जब रखूँगा तो 4 मिल जाएगी। और स्टूडेंट एक मुझे मिल जाएगी कौन सी, m+1 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू मुझे मिल जाएगी -1। अब स्टूडेंट ज़रा m की वैल्यूज़ को देखें। m की जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ आ रही हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। तो स्टूडेंट हमने डिफरेंट पे क्या कहा था, हमने कहा था कि जो इसकी सोल्यूशन है वो हम किस तरह से कर सकते हैं। मैं दोबारा आपको रिपीट करवा देता हूँ। ये देखें स्टूडेंट, हमने डिफरेंट पे क्या कहा था कि c1 लिखेंगे x की पावर m1 लिखेंगे, c2 लिखेंगे x की पावर m2 लिखेंगे। तो स्टूडेंट अब यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख देनी है कि y इज इक्वल टू सोल्यूशन, हेडिंग डाल लीजिए। तो सोल्यूशन में क्या होगा, y इज इक्वल टू c1 x की पावर m1 और प्लस साइन के साथ c2 x की पावर क्या हो जाएगी m2। तो स्टूडेंट इसमें से किसी एक को एक m1 बना दें और किसी को m2 बना दें, तो c1 x की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, और c2 एज इट इज़ x की पावर कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसकी सोल्यूशन आ जाएगी। ये स्टूडेंट एग्जाम्पल थी जिसमें आपने देखा कि हमारे पास कौन से रूट्स आए थे, डिस्टिंक्ट रूट आए थे, हमने उनको किस तरह से हल करना था वो हमने यहाँ पे सीख लिया है। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसमें देखते हैं कि अब हमारे रूट किस तरह के आने वाले हैं, इनको ज़रा देखते हैं, हम चेक करते हैं। तो स्टूडेंट अगेन एक और क्वेश्चन आपके सामने जी। क्या ये कॉशी एलर इक्वेशन है? देखिए लिखा हुआ भी नहीं है यहाँ पर कि भी आप इसको ना सिर्फ क्या लिखा हुआ है कि सॉल्व करें। तो आपने सबसे पहले पहचान रखनी है कि ये कॉशी एलर इक्वेशन है या दूसरी कोई इक्वेशन है। तो कॉशी एलर इक्वेशन की क्या एक पहचान मैंने आपको बताई है कि जो इसका कोफिशिएंट होगा उसके अंदर वेरिएबल आ रहा होगा। तो कोफिशिएंट के साथ वेरिएबल आ रहा है और ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है और ये 0 की वजह से क्या है, होमोजेनियस है। तो चलें स्टूडेंट, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए अगेन तरीक़ाकार आपको पता है कि पहले आपने क्या करना है, y इक्वल टू m पुट, x की पावर m पुट करनी है। ओके, और ये आप ज़रा याद भी कर लीजिएगा कि अगर इसका पहले डेरिवेटिव लें तो क्या आंसर आएगा जी, m x की पावर m-1। और इस तरह से स्टूडेंट अगर इसका सेकेंड डेरिवेटिव ले लें d2y डिवाइड बाई dx2, तो स्टूडेंट ये कौन सी आ जाएगी, ये आ जाएगी m, फिर क्या आ जाएगा m-1 आ जाएगा और x की पावर जो है वो m-2 हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये ज़रा आपने रिवाइज कर लेना, याद कर लेना कि ये फ़ौरन ऐसे अप्लाई हो जाएंगे। अगेन इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 बना दूंगा और इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं अब वैल्यूज़ को प्लेस करने जा रहा हूँ, ये जो वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैंने प्लेस किया, तो पहले क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा जी 4x²। सेकेंड डेरिवेटिव की जगह पर मेरे पास ये पूरी टर्म आएगी, तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, m भी आएगा स्टूडेंट, m-1 भी आएगा और स्टूडेंट x की जो पावर है वो क्या आ जाएगी, m-2 भी आ जाएगी। इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ लिखा हुआ है 8x लिखा रहने दें। अब dy/dx है, तो dy/dx की जगह पर क्या आएगा, m भी आएगा और x की पावर जो है वो m-1 भी आएगी। इस तरह से स्टूडेंट अब यहाँ पे सिंपल y लिखा हुआ है और y को मैंने क्या बनाया हुआ था, x की पावर m बनाया हुआ था और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। अब स्टूडेंट हमने कंबाइन करना है और कंबाइन करने के बाद कॉमन लेना है। तरीक़ाकार बिल्कुल सेम टू सेम वही है जो हमने पहले केस में पढ़ा है। तो स्टूडेंट यहाँ लिखा हुआ है जी x² और ये लिखा हुआ है x की पावर m-2। ये जब ये आपस में ज्वाइंट होंगे तो स्टूडेंट इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा, m इंटू m-1, x की जो पावर है वो m ही बचेगी। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद फिर यहाँ पर क्या आएगा, 8, यहाँ पे क्या आएगा, m आएगा और स्टूडेंट ये वाला और ये वाला जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो x की पावर जो है वो क्या हो जाएगी, अगेन हमारे पास m हो जाएगी। और इसी तरह से स्टूडेंट ये भी क्या है, x की पावर m है और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। स्टूडेंट इस तमाम 3 टर्म्स में से आपने कॉमन लेना होगा x की पावर m को। तो स्टूडेंट मैं x की पावर m को कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या बचेगा, 4m बचेगा, यहाँ पर क्या आएगा, m-1 आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा, ये 8m हो जाएगा और ये प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 1 हो जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। अब स्टूडेंट x की पावर m, इस तरह से थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें इसके अंदर रहते हुए, तो ये 4m² बनेगा, ये माइनस का 4m बनेगा। इस तरह से स्टूडेंट ये क्या बनेगा, प्लस का 8m बनेगा और प्लस का कितना बनेगा, 1 बनेगा और ये स्टूडेंट बराबर किसके हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब स्टूडेंट अब अगेन वही वाली बात कि अगर इसको मज़ीद थोड़ा सा हल किया जाए तो x की पावर m, ये स्टूडेंट बन जाएगा 4m² प्लस 4m प्लस 1 और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि जी x की पावर m जो है वो तो 0 नहीं हो सकता ना,
वो तो आपके पास एक वेरिएबल है, वो ज़ीरो नहीं कर सकते हम इसको। तो ज़ीरो किसको रखा जा सकता है? ज़ीरो रखा जा सकता है 4m² को, 4m को, और +1 इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? ज़ीरो लिखा जा सकता है। स्टूडेंट अगर आप इसको याद कर लें तो पहली बात तो ये कि फैक्टर बना लें, और अगर फैक्टर बनाने के साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि ये फार्मूला भी है। ये स्टूडेंट किसका फार्मूला है? ये फार्मूला है 2m+1 के होल स्क्वायर का फार्मूला है, इजिकल टू 0। और अगर फैक्टर भी बनाएंगे तभी ये चीज़ सामने आ जाएगी, ठीक है। अच्छा अब देखें, इसके बाद अगर इसको मैं मज़ीद हल कर लूँ थोड़ा सा, तो ये बन जाएगा इसके ऊपर 2m+1, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? जो होल स्क्वायर है, और इसके ऊपर भी रूट लगा दें, और ज़ीरो के ऊपर भी क्या लगा दें? रूट लगा दें। तो स्टूडेंट ये वाला इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। 2m की वैल्यू, 2m+1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 0 के। 2m की वैल्यू जो है वो -1 के बराबर आएगी, और m की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी? -1/2 के। स्टूडेंट ये तो मैंने रूट ले लिया ना, रूट लेने की वजह से हमारा जो आंसर है वो कितना आया है? -1/2। अगर स्टूडेंट अगर इसे फैक्टर बनाते तो फैक्टर देखिए मैं साइड पे कर देता हूँ, फैक्टर भी आपके सेम टू सेम यही आ जाते। देखें 4m² है तो 2m कर दें फैक्टर, और एक और 2m भी कर दें, और +1 कर दें इक्वल टू 0 कर दें। पहले वाले में से 2m कॉमन ले लें तो m+1 हो जाएगा, 2m+1 हो जाएगा, और दूसरे वाले में से 1 कॉमन ले लें तो ये भी कितना हो जाएगा? 2m+1 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो स्टूडेंट ये बन जाएगा 2m+1, और ये बन जाएगा 2m+1। देखें दोनों सेम फैक्टर आए हैं। ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ कि इसको भी जब आप 0 रखेंगे और इसको भी 0 रखेंगे तो जवाब आपका कितना आएगा? -1/2 और -1/2, यानी कि इससे आपके दोनों आंसर सेम आएंगे। ये -1/2 है और ये भी स्टूडेंट कितना आ जाएगा? -1/2 आ जाएगा। तो अगर आप इस तरह से एक दफ़ा भी लिख दें, यानी कि अगर एक आंसर भी आ जाए तो आपने ये समझना है कि दोनों क्या होगी? सेम वैल्यूज़ होंगी। और स्टूडेंट याद रखें जब हमारे पास सेम वैल्यूज़ थी तो हमने केस क्या पढ़ा था? हमारा जो केस था वो ये था कि आपने इसको कुछ इस तरह से लिखना है, इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन इसका लिखते हैं स्टूडेंट। तो सोल्यूशन स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि रिपीटेड रूट के लिए हमारा सोल्यूशन क्या था। तो स्टूडेंट रिपीटेड रूट के लिए सोल्यूशन ये था कि c1 x⁻m1 और c2 x⁻m2 m1 ln x, या फिर आप इसको x⁻m1 करके c1 + c2 ln x लिख दें। तो स्टूडेंट अब आप यहाँ पर इसको देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो इसका सोल्यूशन मैं क्या लिखूँगा? y = रूट्स आर रिपीटेड है, दोनों रूट्स हमारे हो गए रिपीटेड। जब रूट्स रिपीटेड होते हैं तो स्टूडेंट उसमें हम क्या करते हैं फिर? y = कुछ इस तरह से लिख दें, x⁻m कर दें यहाँ पे c1 कर दें और c2 करके ln x कर दें, ये बेटर रहेगा। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर आप सिर्फ वैल्यूज पुट कर देंगे आप, x = x⁻m की वैल्यू कितनी आ रही है? -1/2 आ रही है, और यहाँ पर क्या होगा? c1 होगा, c2 और ln x आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये हमारा स्टूडेंट आंसर बन गया है। इसमें हमने ये सीखा कि हमारे जो रिपीटेड रूट हैं जब वो आएंगे तो आपने किस तरह से आंसर लिखना है। अब स्टूडेंट एक और एग्जांपल हम करते हैं। उस एग्जांपल में हम ये देखेंगे कि अगर हमारे रूट जो हैं वो कॉन्जुगेट रूट आ जाते हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट एक और सवाल करते हैं। जी स्टूडेंट, अब ये देखें कि इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि एक टर्म भी नहीं है डेरिवेटिव की ना, एक फर्स्ट डेरिवेटिव की टर्म आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। आपने जब वैल्यूज पुट करनी है तो आपने सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करनी है और सिर्फ y की वैल्यू पुट करनी है, और किसी की वैल्यू पुट नहीं करनी। तो चलें इसको हम उसी के अकॉर्डिंगली इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। y = हमारे पास क्या था? mx था, x की पावर क्या था? सॉरी m। और स्टूडेंट इसका पहला डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि पहला डेरिवेटिव लेंगे तो ही आपको सेकंड डेरिवेटिव का पता चलेगा ना। तो यहाँ पे पहले क्या आएगा? m आएगा, x की पावर क्या हो जाएगी? m-1 हो जाएगी। बेशक आप इसको यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन इसकी बेस पर आप जो है सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो वो आप लिख लीजिएगा। m इंटू कितना आ जाएगा? m-1 आ जाएगा, और x की पावर जो है वो m-2 हो जाएगी। अब स्टूडेंट इसको आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो है वो प्लेस करें। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आपके पास कितना आ जाएगी? 4x² लिख दिया आपने। अब आपने सेकंड डेरिवेटिव की जगह पर लिखना है m, फिर आपने लिखना है m-1, फिर स्टूडेंट आपने लिखना है x की पावर m-2। और इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हुआ है 17y, y की जगह पर आपने क्या लिखना था? x की पावर m लिखना था, इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा।
अब स्टूडेंट इसको मैं सॉल्व करता हूँ। अगेन इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करते वक्त ये सिर्फ क्या हो जाएगा 4m इंटू एम माइनस 1 हो जाएगा, और x की पावर जो है वो क्या हो जाएगी m हो जाएगी, और प्लस 17 हो जाएगा स्टूडेंट, और x की पावर कितनी हो जाएगी m हो जाएगी। ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के। स्टूडेंट इसमें से आप x की पावर m को जो है वो कॉमन ले लें तो बाकी क्या बचेगा आपके पास 4m बचेगा, इसके साथ m माइनस 1 बच जाएगा और प्लस का 17 बच जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 0 के बराबर होगा। अच्छा अब स्टूडेंट इसको मज़ीद हल करें तो अगर यहाँ पर x की पावर m को हम 0 के बराबर नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि 4m इंटू एम माइनस 1 और प्लस 17 इसको 0 के बराबर किया जा सकता है। तो स्टूडेंट इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। 4m स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4m हो जाएगा और प्लस का 17 हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के। स्टूडेंट कॉन्जुगेट रूट की पहचान यही है कि आपके फैक्टर नहीं बनेंगे, और जब आपके फैक्टर नहीं बनेंगे तो आपको ज़ाहिर सी बात है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा और उसके अंदर वैल्यूज़ को जो है वो रखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर ये कर लेता हूँ। एक्स फार्मूला याद करें, क्या फार्मूला था कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। अब स्टूडेंट क्योंकि ये वेरिएबल इसमें m इस्तेमाल किया जा रहा है तो मैं m ही लिखूंगा इक्वेशन को, x के साथ नहीं लिखूंगा। अब मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। तो माइनस बी की जगह पर क्या लिखा जाएगा -4, फिर स्टूडेंट यहाँ पर क्या आएगा प्लस माइनस, यहाँ पे बी स्क्वायर का मतलब है -4 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा 4ac, तो -4 a की जगह पर भी 4 आ जाएगा, और स्टूडेंट सी की जगह पर जो है वो दोबारा कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। और इसके डिवाइड में अगर हम इसको हल कर लें तो 2a की जगह पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अच्छा अब स्टूडेंट इसको मैं किस तरह से हल कर लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ m, और m के साथ साथ स्टूडेंट ये हो जाएगा +4 और ये प्लस माइनस, स्टूडेंट ये बन जाएगा मेरे पास 16, और स्टूडेंट ये बन जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है स्टूडेंट, और इसके डिवाइड में स्टूडेंट कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अच्छा अब स्टूडेंट मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा अगर हल कर लूँ तो ये m रूट के अंदर, क्योंकि आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेंगे तो यहाँ पर 16 जो है वो हमारा कॉमन आ सकता है इन दोनों में से। तो 16 जब कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस 17 बन जाएगा, और स्टूडेंट इसके नीचे जो है वो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अच्छा अब स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास जब ये पूरा सोल्यूशन हो जाएगी तो ये बन जाएगा m इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस ये भी 16 बनेगा। 16 जब 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस का 256 हो जाएगा, और इसके बाद इसके नीचे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब स्टूडेंट अगर इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद हल कर लूँ तो 16 का जो रूट होता है वो 4 प्लस माइनस ये 16 256 का जो रूट होगा वो 16 तो होगा, लेकिन इस माइनस साइन की वजह से हमें क्या लगाना पड़ेगा आयोटा लगाना पड़ेगा, और इसके डिवाइड में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसको हम 4 कॉमन लेके कर सकते हैं, या आप ऐसा कर लें, आसान काम ये है कि 4 के नीचे भी 8 डिवाइड लगा दें और प्लस माइनस करके 16 के नीचे भी आप 8 डिवाइड लगा दें। तो ये 4 डिवाइडेड बाई 8 ये बन जाएगा 1/2, और स्टूडेंट ये आपके पास बन जाएगा प्लस माइनस के साथ 8 1 द 8 8 2 द 16 2 आयोटा बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये आ गए रूट, ये रूट इस तरह के थे जिसमें आपको क्या करना था कि कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट आ गए। अब स्टूडेंट ज़रा दोबारा मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट याद दिला दूं। अगर अल्फ़ा और बीटा आयोटा की फॉर्म में रूट अगर आते हैं आपके तो आपने क्या करना है y की पावर y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर अल्फ़ा लगानी है। तो स्टूडेंट इसको देखते हुए मैं यहाँ पर क्या करूँगा सोल्यूशन इसकी लिखूँगा। तो y इक्वल टू पहले मैं सोल्यूशन लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स की पावर अल्फ़ा, और स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा c1 cos बीटा ln x, और स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा c2 sin बीटा, और साथ में क्या आएगा ln x आएगा। तो स्टूडेंट ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना 1/2 और ये +2 आयोटा, ये पहला वाला टर्म आपका अल्फ़ा हो जाएगा और ये वाला टर्म बीटा हो जाएगा। तो क्या वैल्यू बनी है आपके पास, तो वैल्यू आपके पास ये बनी है y इज इक्वल टू एक्स की पावर कितनी बनी है 1/2, ये c1 बन जाएगा, cos बीटा की जगह पर 2 आ जाएगा 2 ln x, और c2 sin यहाँ पे भी क्या आएगा 2 ln x आ जाएगा। स्टूडेंट ln x को कॉमन लेने का मत सोचिएगा, क्योंकि जो ln x है वो एंगल में आया हुआ है और एंगल में फिर कॉमन नहीं लिया जा सकता।
तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा ये जो कॉशी एलर इक्वेशन है ये सॉल्व हो जाती है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सिर्फ इसी को सॉल्व करना है। और अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आपने मुझसे लाजमी तौर पर कमेंट बॉक्स में पूछना है। इसके बाद जो आपकी कमिंग वीडियोज़ हैं उसके अंदर 2-3 टॉपिक आपके इकट्ठे आ जाएंगे और साथ में पेपर पैटर्न की भी वीडियो आपके साथ जल्दी मैं शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।